एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मॉसफेट एज एन एम्पलीफायर कैसे यूज करेंगे। मॉसफेट की जितनी डीसी एनालिसिस है दैट आई हैव कवर्ड इन द क्रैश कोर्स ऑफ ईडीसी, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं ईडीसी क्रैश कोर्स वाले वीडियोस में। मॉसफेट की डीसी एनालिसिस वहां पे कैसे फाइंड आउट करते हैं मॉसफेट, वेदर इट इज इन सैचुरेशन, वेदर इट इज इन ट्रायोड रीजन, कैसे पता करते हैं, कैसे उसकी करंट निकालते हैं, वो सारी चीजें मैंने वहां पे आपको क्या कर रखा है, सिखा रखा है। और मॉसफेट के केस में बेटा बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा जैसे बीजेटी में कई टाइप के क्वेश्चन थे ना, अनबाईपास रजिस्टर आरई, बाईपास रजिस्टर आरई का केस है ना, कलेक्टर और उसके बीच में हमने रजिस्टर कनेक्ट कर दिया था, उस तरह के बेस के बीच में रजिस्टर कनेक्ट कर दिया था, उसको कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे गेन निकालेंगे, कैसे इनपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे, कैसे आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो उसमें बहुत सारे केस थे, तो हमने डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने निकालना सीखा था ड्यू टू कपलिंग कैपेसिटर्स, है ना। तो जो चीजें वहां करी थी सेम चीजें यहां आप मॉसफेट में भी करना है, कुछ अलग नहीं करना है। बस मॉसफेट की मॉडलिंग आपको पता चल जाए कि मॉसफेट का एसी मॉडल कैसे बनाते हैं। मैं सीधे मॉडल से शुरू करूंगा कि जो आपका बीजेटी है, ये आपका मॉसफेट है, उसका एसी इक्विवेलेंट मॉडल क्या होता है। जैसे आपने सीखा था हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रॉ करते वक्त इन केस ऑफ बीजेटी में आपने हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रॉ करते समय क्या सीखा था कि बेस, कलेक्टर और जो इमिटर तीन टर्मिनल्स हैं बीजेटी के, उसकी इक्विवेलेंट हाइब्रिड पाई मॉडल नेटवर्क मॉडल कैसे बनाते हैं। फिर एसी मॉडल को उसी हाइब्रिड पाई मॉडल में फीड कर दिया था, तो ओवरऑल हाइब्रिड पाई मॉडल आ गया था, और वहीं से हम इनपुट रेजिस्टेंस, वहीं से हम आउटपुट रेजिस्टेंस, वहीं से हम करंट गेन, वहीं से हम वोल्टेज गेन, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो जो चीजें वहां सीखी थी कि नेटवर्क एनालिसिस कैसे लगाना है, इनपुट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या मतलब होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इट सिग्निफाइज, वो सारी चीजें मॉसफेट में भी कॉमन है। बस बीजेटी की जगह मॉसफेट को आप एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हो और कुछ नहीं है ना। मॉसफेट को यू आर यूजिंग इट एज एन एम्पलीफायर। तो मैं इस लेक्चर में डील करने वाला हूं मॉसफेट एज एन एम्पलीफायर और उसका इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल कैसा होता है। और इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल हम किसका बनाते हैं, जो तीन टर्मिनल्स होंगे मॉसफेट के केस में, कौन कौन से, गेट टर्मिनल, ड्रेन टर्मिनल एंड दैट थर्ड वन इज द सोर्स टर्मिनल। जैसे वहां बेस था, कलेक्टर था, इमिटर था, वैसे यहां क्या हो गया, गेट इज इक्विवेलेंट टू बेस आप मान सकते हो इन केस ऑफ बीजेटी। कलेक्टर, वहां का जो कलेक्टर है यहां का एक तरह से ड्रेन, और वहां का जो इमिटर टर्मिनल था यहां का एक तरह से इक्विवेलेंट सोर्स टर्मिनल है। तो हम इन तीनों टर्मिनल का इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल आपको डायरेक्टली बताएंगे कैसे बनता है, और उसी मॉडल में पूरे एसी मॉडल को फीड करना है, और फीड करने के बाद सारी एनालिसिस करनी है जैसे वहां पे करते थे ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि यहां पे कुछ अलग सा है, बस मॉसफेट का मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट होगा हाइब्रिड पाई मॉडल से, उस मॉडल को आपको बस याद रखना है, बाकी सारी चीजें फीड करनी है वैसे जैसे आप बीजेटी में करते थे। जैसे एसी मॉडल ड्रॉ करना होगा तो ऑल द डीसी सोर्सेज विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज एंड ऑल द कैपेसिटेंसेज, है ना। अगर डीसी मॉडल ड्रॉ करना है तो, अगर एसी मॉडल ड्रॉ करना है तो ऑल द डीसी सोर्सेज विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज एंड ऑल द कैपेसिटर विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। अगर आपको डीसी मॉडल ड्रॉ करना है तो ऑल द कैपेसिटर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट एंड ऑल द एसी सोर्सेज विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज। जो वहां करते थे वही यहां भी है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। तो पढ़ते हैं मॉसफेट एज एन एम्पलीफायर, छोटा सा एक लेक्चर है, इसकी इक्विवेलेंट मॉडलिंग करना सीख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन करना सीखेंगे इसका, है ना। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसका क्वेश्चन करना सीखेंगे। मॉसफेट एज एन एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है मॉसफेट एज एन एम्पलीफायर, बीजेटी को हम यूज करते थे इन एक्टिव रीजन, बीजेटी को हम एक्टिव रीजन में यूज करते थे एज एन एम्पलीफायर। बाकी दो रीजन जो बीजेटी के होते हैं सैचुरेशन और कट ऑफ, दे आर यूज्ड फॉर यूजिंग द बीजेटी एज एन स्विच, एज ए स्विच, है ना। द अदर टू रीजन सैचुरेशन एंड कट ऑफ आर यूज्ड फॉर यूजिंग द बीजेटी एज ए स्विच, है ना। बाकी एज एन एम्पलीफायर अगर हमें यूज करना बीजेटी को तो वी हैव टू यूज इट इन एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन। जबकि मॉसफेट में क्या होता है, क्योंकि
आप क्या चाहते हो, आप जब एम्पलीफायर में इनपुट एसी सिग्नल लगा रहे हो, इनपुट एसी सिग्नल लगा रहे हो, तो जब इनपुट एसी वेरी करे, इनपुट सिग्नल एसी है तो वो वेरी करेगा टाइम के साथ, तो इनपुट सिग्नल जब वेरी करे तो अकॉर्डिंगली वेरिएशन आना चाहिए आपके आउटपुट में। और जब बीजेटी सैचुरेशन में होगा तो आउटपुट में कोई वेरिएशन ही नहीं होता था, क्योंकि करंट क्या होती है, बीजेटी के केस में एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए, बीजेटी की एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए जिसमें आरसी आरबी आपने सब कुछ फिक्स कर दिया है, तो उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए एक ही सैचुरेशन करंट होती है। वोल्टेज बदलते बदलते जब एक मिनिमम वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है तो बेस करंट आईबी मिन से ज्यादा हो जाती है, फर्दर आईबी को आईबी मिन से बढ़ाने पे सैचुरेशन करंट या आउटपुट सैचुरेशन करंट आईसी में कोई चेंज नहीं होगा, वो करंट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो हम इनपुट को चेंज करके आउटपुट में चेंज नहीं ला पाएंगे। अगर बीजेटी ऑपरेट कर रहा है किस रीजन में, सैचुरेशन रीजन में, तो हम इनपुट अगर एसी सिग्नल अप्लाई किया तो जो इनपुट में एसी की वजह से करस्पॉन्डिंग चेंज है वो चेंज आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और आउटपुट में हमें इनपुट वेव फॉर्म एम्पलीफाइड फॉर्म में नहीं मिलेगी। इसीलिए हम सैचुरेशन रीजन में यूज नहीं करते हैं बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर। जबकि अगर बीजेटी एक्टिव रीजन में है तो अगर मैं इनपुट वोल्टेज चेंज करूंगा बेस पे तो इनपुट करंट आईबी चेंज होगी, और उसी रेशियो में बीटा इंटू आईबी आईसी करंट चेंज होगी, और आईसी चेंज होगी तो आउटपुट चेंज होगा, और मुझे इनपुट का चेंज आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा और आउटपुट में एम्पलीफाइड एसी सिग्नल मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो, जबकि मॉसफेट को बहुत लोग अज्यूम कर लेते हैं मॉसफेट भी एक्टिव रीजन या ट्रायोड रीजन में यूज होता है एज एन एम्पलीफायर, दैट assumption is totally wrong. The MOSFET is used, it is used, ये पहला पॉइंट लिख लो, it is used as an amplifier। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग गलत पढ़ते हैं, it is used as an amplifier in saturation region, in saturation region। अब ऐसा क्यों कर पाते हैं, saturation region सबसे पहला पॉइंट है ना। और दूसरा पॉइंट इसी में लिख लो, it is used as a switch in cutoff and linear region together, है ना। कट ऑफ और लीनियर रीजन को टुगेदर यूज करके हम इसको स्विच की तरह यूज करते हैं, क्योंकि स्विच में दो स्टेट्स होती हैं, एक ऑन स्टेट और एक ऑफ स्टेट, है ना। अब देखो इसको सैचुरेशन रीजन में एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज कर पा रहे हैं। हमें लगेगा भाई सैचुरेशन रीजन में यहां भी तो करंट कांस्टेंट होती है, लेकिन यहां पे देखो सैचुरेशन रीजन में जब मॉसफेट होता है तो इसकी सैचुरेशन करंट आईडीएस अगर ले हम, है ना, हम मान लेते हैं एन टाइप इनहेंसमेंट मॉसफेट है तो Kn, है ना, ये कंडक्टेंस पैरामीटर होता है Kn इंटू VGS माइनस VTN, अगर मैं एन टाइप ले रहा हूं का होल स्क्वायर। यहां पे देखो अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो कांस्टेंट है, Kn कंडक्टेंस पैरामीटर है, कंडक्शन पैरामीटर है, वो भी कांस्टेंट है, लेकिन देखो जो ये आईडीएस आउटपुट करंट है, सैचुरेशन करंट आउटपुट, इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट वोल्टेज जो कि गेट पे अप्लाइड है। जबकि बीजेटी के केस में जो बेस पे अप्लाइड इनपुट वोल्टेज है उसको अगर मैं चेंज करता जाऊं करते करते, जब वो एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा तो आईबी अपनी आईबी मिन वैल्यू पे आ जाएगा, उसके बाद आउटपुट करंट क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। फिर फर्दर मैं अगर वीबी पे जो अप्लाइड बेस पे वोल्टेज मैं फर्दर बढ़ाऊंगा तो आईबी तो बढ़ेगा आईबी मिन से और ज्यादा, लेकिन आउटपुट करंट आईसी जो है जिसपे आउटपुट डिपेंड कर रहा है क्योंकि कलेक्टर से आप आउटपुट ले रहे हो, वो चेंज नहीं होगी, वो आईसी साइड पे ही रहेगी। तो इनपुट का चेंज मुझे आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा इन केस ऑफ सैचुरेशन। जबकि यहां देखो अगर मैं इनपुट वोल्टेज को चेंज करता हूं जो गेट पे अप्लाइड है, सोर्स को मैं रेफरेंस वोल्टेज मान लेता हूं, ग्राउंड अगर मान लेता हूं, वहीं से सीख जाओ, तो गेट पे जो अप्लाइड वोल्टेज है, गेट या सोर्स के बीच में कहो, सोर्स मान लेते हैं कॉमन टर्मिनल है ना, अगर हमारा कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है जैसे वहां कॉमन एमिटर होता था, ठीक है ना। तो अगर हम गेट पे अप्लाइड वोल्टेज यहां चेंज करते हैं इन केस ऑफ मॉसफेट, देन दिस सैचुरेशन करंट विल चेंज फॉर स्मॉलर gate voltage the saturation current will be smaller and for higher gate voltage the current will be, अगर मैं
आउटपुट क्या ग्राफ प्लॉट करूं IDS वर्सेस VDS, है ना, IDS वर्सेस VDS, तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VGS देयर आर डिफरेंट सैचुरेशन करंट्स, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आता है कि नहीं। तो ये VGS मान लो VGS इज इक्वल टू 1 के लिए है, ये ग्राफ VGS इज इक्वल टू 2 के लिए है, ये VGS, ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं ना IDS वर्सेस VDS एट कांस्टेंट VGS। तो VGS इज इक्वल टू 1 के लिए सैचुरेशन करंट ये है। देखो सैचुरेशन करंट का यहां क्या मतलब होता है कि जब MOSFET सैचुरेशन रीजन में इंटर कर जाएगा, उसके बाद अगर VDS को मैं फर्दर बढ़ाऊंगा तो करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखो ये सैचुरेशन रीजन में चला गया। सैचुरेशन का मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इट गेट्स सैचुरेटेड, है ना। तो VGS इज इक्वल टू 1 इनपुट वोल्टेज के लिए इसकी सैचुरेशन करंट की वैल्यू ये है। अगर यही VGS मैं 2 कर दूं तो ये सैचुरेट होगा किसी हायर करंट पे जाके। तो सैचुरेशन करंट क्या है, सैचुरेशन करंट यहाँ पे फिक्स एक सिंगल करंट नहीं है, सैचुरेशन करंट की वैल्यूज अलग अलग हैं एंड दे डिपेंड्स ऑन द इनपुट अप्लाइड वोल्टेज VGS पे कितना वोल्टेज अप्लाई करते हो उस पर डिपेंड करेगी कि ये वाली सैचुरेशन करंट MOSFET से है कि ये करंट MOSFET से है कि ये MOSFET से है। मतलब सैचुरेशन रीजन में बाय चेंजिंग द इनपुट वोल्टेज आई कैन चेंज the output current, output saturation current. By changing this VGS input voltage, I can change the output saturation current, और output current change होगी तो output voltage change होगा, है ना। output में जो voltage ले रहा हो output लोड टर्मिनल के क्रॉस या output टर्मिनल के क्रॉस, तो मतलब इनपुट में चेंज करूंगा तो उसका रिफ्लेक्शन आउटपुट में होगा। तो मैं इसको एम्पलीफायर की तरह क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं, है ना। एम्पलीफायर की तरह क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं, ठीक है ना, पहली चीज। लेकिन अगर ध्यान से देखो IDS और VGS में जो रिलेशन है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर, नॉन लीनियर है, स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। यही VGS वेरिएबल है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, है ना। इसीलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स भी कहते हैं। किसको, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स भी कहते हैं MOSFET को। जब ये एम्पलीफायर की तरह यूज हो रहा है, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड VGS को कंट्रोल करके इसकी आउटपुट करंट IDS को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड, वोल्टेज को अगर चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट करंट क्या होगी, चेंज होगी। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, इस इनपुट वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, एक करंट सोर्स मिलेगा जो कि डिपेंड करेगा इस इनपुट वोल्टेज VGS पे। बाय चेंजिंग दिस VGS आई कैन कंट्रोल दिस आउटपुट करंट IDS, है ना। इसीलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल किससे कंट्रोल हो रहा है, इस इनपुट वोल्टेज से, कौन, आउटपुट करंट। इसीलिए वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, आउटपुट में करंट सोर्स है जो इनपुट वोल्टेज VGS से क्या हो रही है, कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स कहते हैं, MOSFET को पढ़ा होगा। लेकिन यहां देखो ये नॉन लीनियर रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नॉन लीनियर रिलेशन है। इसीलिए जो मॉडल हम बनाने जा रहे हैं, हम क्या मानते हैं, एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो द इनपुट एंड आउटपुट जो सिस्टम है, द इनपुट एंड आउटपुट मस्ट बी रिलेटेड इन लीनियर, है ना, लीनियरिटी के साथ वो रिलेटेड होना चाहिए। y इज इक्वल टू kx फॉर्म का रिलेशन होना चाहिए, y शुड बी इक्वल टू k इंटू x फॉर्म का रिलेशन होना चाहिए। वो लीनियरली आपस में रिलेटेड होना चाहिए। आउटपुट, ये इनपुट है, ये आउटपुट, यहां ये नॉन लीनियरली कनेक्टेड है, दे मस्ट बी लीनियरली कनेक्टेड। लेकिन देखो अगर मैं IDS वर्सेस VGS का कर्व बनाऊं, IDS वर्सेस VGS का कर्व बनाऊं, ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड वोल्टेज VTN तक तो करंट फ्लो होती नहीं है, उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक आती है ना, ये ट्रांस कंडक्टेंस वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है ना। तो अप टू अगर VGS VTN से लेस है तो MOSFET क्या होता है, ऑफ स्टेट में करंट जीरो, एंड फर्दर VGS को अगर हम बढ़ाते हैं तो IDS बढ़ता है। ये देखो नॉन लीनियरली। अब अगर मैं इसको बायस कर दूं किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो इसको मैंने बायस कर दिया, किसको, इसको बायस कर दिया सैचुरेशन रीजन में इस करंट पे, है ना, फॉर ए पर्टिकुलर VGS। अब मैं अगर ये तो DC है, ये DC VGS वोल्टेज है और ये DC करंट है, आपने DC ऑपरेटिंग पॉइंट यहां पे कहीं पे सेट कर दिया, लेट अस से कहां पे, DC ऑपरेटिंग पॉइंट जो सैचुरेशन में है उसको यहां सेट कर दिया और वो किसके करस्पॉन्डिंग, VGS की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग DC ऑपरेटिंग पॉइंट यहां सेट कर दिया। अब आप AC वोल्टेज आप लगाओगे, DC ऑपरेटिंग पॉइंट सेट करने के बाद इसके ऊपर फिर से क्या करोगे, AC सोर्स अप्लाई करोगे जिसको एम्पलीफाई करना है। तो AC सोर्स आप यहां लगाओगे ऐसे,
है ना। अब एसी सोर्स लगाओगे जब ये वोल्टेज VGS, ये एसी का पॉजिटिव हाफ आएगा तो ये नेट वोल्टेज VGS को बढ़ाएगा और करंट क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। मैक्सिमम कहां जाएगी, यहां तक, है ना। और जब ये घटेगा तो ये टोटल VGS वोल्टेज को घटाएगा, DC प्लस AC करेंगे तो ये करंट घटेगी इस डायरेक्शन में। अब अगर ये अप्लाइड इनपुट AC सिग्नल बहुत स्मॉल है, इसका जो एम्पलीट्यूड का स्विंग है स्मॉल है, बहुत स्मॉल सिग्नल एनालिसिस हम बार बार कहते हैं, अगर इसका स्विंग बहुत ही स्मॉल है तो जो ये करंट का स्विंग है ये बहुत ही स्मॉल होगा। जो ये DC ऑपरेटिंग पॉइंट है, AC अप्लाई करने पे स्विंग करेगा, एक तरफ बढ़ेगा फिर दूसरी तरफ घटेगा। तो अगर ये अप्लाइड इनपुट AC सिग्नल स्मॉल होगा तो जो ये करंट का स्विंग है अबाउट द DC ऑपरेटिंग पॉइंट वो बहुत स्मॉल होगा। एंड फॉर दैट स्मॉल स्विंग हम इस कर्व को ऑलमोस्ट लीनियर मान पाएंगे कि नहीं, हम लीनियर मान पाएंगे उस कर्व को। और जब लीनियर मान पाएंगे तो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए हम कह सकते हैं कि हम इसको एम्पलीफायर की तरह यूज कर पाएंगे। तो जो हम मॉडल बनाने जा रहे हैं MOSFET एज एन एम्पलीफायर, दैट मॉडल इज वैलिड, दैट मॉडल इज वैलिड, दैट मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, मतलब अप्लाइड इनपुट ऐसी सिग्नल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो जितने मॉडल आप बीजेटी के लिए पढ़ते हो, हाइब्रिड पाई, एच पैरामीटर या इसके लिए, दे ऑल आर वैलिड फॉर स्मॉल सिग्नल, है ना, स्मॉल सिग्नल, है ना, ओनली फॉर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, है ना, मतलब अप्लाइड इनपुट सिग्नल बहुत स्मॉल है। तीसरी चीज ये हो गई, ठीक है ना। अब हम जा रहे हैं इक्विवेलेंट मॉडल बनाने, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसको सैचुरेशन रीजन में, क्योंकि मॉसफेट में सैचुरेशन करंट एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, वो इनपुट वोल्टेज अगर चेंज करूंगा तो वो सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी चेंज होती है, जबकि बीजेटी में ऐसा नहीं होता है। इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाओ आईबी बढ़ता जाएगा, आईबी जैसे आईबी मिन पहुंचेगा उसके बाद करंट आईसी सैचुरेशन में चली जाएगी। और फर्दर अगर इनपुट वोल्टेज को मैं चेंज करूंगा, आईबी तो आईबी मिन से बढ़ेगा लेकिन आईसी चेंज नहीं होगा, जबकि यहां ऐसा नहीं है। इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो अलग अलग सैचुरेशन करंट हमें मिलेगी VGS चेंज करने पे, है ना। तो सैचुरेशन करंट ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है, इट इज चेंजिंग। तो आउटपुट करंट को मैं चेंज कर सकता हूं बाय चेंजिंग द इनपुट वोल्टेज। तो मैं इनपुट को, आपका एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर का मैंने एक बताया था एक और काम होता है, एम्पलीफायर की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या, बाय कंट्रोलिंग, आपका इनपुट एक कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है जो आउटपुट को कंट्रोल करता है। तो इनपुट में वेरिएशन करोगे तो करस्पॉन्डिंग चेंज आउटपुट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ताकि इनपुट चेंज होकर आउटपुट में वही चेंज रिफ्लेक्ट करे और आउटपुट को क्या करे, कंट्रोल करे। तो वो चीज यहाँ पे है कि नहीं, सैचुरेशन रीजन में है, इसीलिए सैचुरेशन में इसको हम यूज कर सकते हैं एज एन एम्पलीफायर। VGS चेंज होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग चेंज आउटपुट में दिखेगा, मतलब आउटपुट करंट इज कंट्रोल्ड बाय द इनपुट अप्लाइड वोल्टेज, दैट्स व्हाई देयर इज अ कंट्रोलिंग इनपुट टर्मिनल एंड दैट इनपुट कंट्रोलिंग टर्मिनल इज कंट्रोलिंग द आउटपुट टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड टर्मिनल, ठीक है ना। तो अब मैं मॉडल ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आप इतना मॉसफेट में आपको पता होना चाहिए, और EDC के क्रैश कोर्स में आप जाना, थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता चल जाएगा। और बहुत अगर अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो यू हैव टू गो फॉर फुल कोर्स ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि यहाँ टाइम लिमिट है, वहां पे टाइम कंस्टेंट नहीं होता, तो वहां पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अब हम मॉडल जो ड्रॉ करने जा रहे हैं बेटा, ये 3 टर्मिनल्स का होता है, 3 टर्मिनल्स का, एक है आपका गेट टर्मिनल, ठीक है ना, ये क्या है आपका ड्रेन टर्मिनल, ये क्या है आपका सोर्स टर्मिनल, ठीक है ना। ऑब्वियसली मैं एन टाइप के लिए बनाता हूं। एन टाइप को कैसे पहचानते हैं, जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर को पहचानते हैं, करंट अगर आउटवर्ड डायरेक्टेड शोन है तो ये एन टाइप मॉसफेट है ना। और जहां से करंट आउटवर्ड डायरेक्टेड है वही सोर्स हो गया, जैसे वहां पे जहां से करंट आउटवर्ड डायरेक्टेड थे वही इमिटर हो गया। इमिटर का इक्विवेलेंट यहां सोर्स होता है, कलेक्टर का ड्रेन और बेस का गेट होता है ना। तो ये एन है, इसी के लिए हम बनाते हैं। और जब पी टाइप आएगा तो जस्ट करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, जहां से इन्वर्ट रहेगा वो सोर्स हो जाएगा, उसके अपोजिट वाला ड्रेन। तो ऑब्वियसली यहां पे एन टाइप में ड्रेन से करंट इंटर करती है और सोर्स से बाहर निकलती है, और पी टाइप में सोर्स से करंट इंटर करती है और ड्रेन से बाहर निकलती है। ये बस आपको ध्यान रखना, और ज्यादातर एन टाइप के ही क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इसका इक्विवेलेंट, एसी इक्विवेलेंट मॉडल क्या होता है, देखो आइडियल वाला मैं बना रहा हूं, आइडियल वाला है ना। ये हो गया सोर्स टर्मिनल, ये हो गया गेट, जैसे वहां बेस होता था, और यहां हो गया क्या, ड्रेन टर्मिनल। ड्रेन और सोर्स के बीच में जैसे वहां होता था क्या, यहां पे करंट सोर्स नहीं होता है, यहां पे ऑब्वियसली यहां पे करंट सोर्स होता है ना, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होता है यहां पे, ठीक है ना। कितने के बराबर,
GM इंटू VGS। VGS क्या है? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है गेट और सोर्स चैनल के बीच, दिस पोलैरिटी। वहां पे क्या होता था, बेस और इमिटर के बीच में एक रेजिस्टेंस होता था R पाई, और वहां पे ये रेजिस्टेंस, यहां पे क्या है, वो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि गेट हमेशा क्या होता है, गेट से हमेशा करंट क्या फ्लो होती है, 0। वहां पे यहां पे करंट क्या आती थी, या वहां पे यही बेस से कितनी करंट इंटर करती थी, IB बेस करंट, और ये IB प्लस यहां से IC इज इक्वल टू I। जबकि मॉसफेट के केस में गेट से जो करंट इंटर करती है वो हमेशा 0 होती है, क्योंकि देखो मॉसफेट क्या है, ओपन सर्किटेड है। यहां बीच में क्या है, SiO2 ऑक्साइड लेयर है जो कि एक परफेक्ट इंसुलेटर होता है, और इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है, तो गेट टर्मिनल से करंट कभी पास ही नहीं हो सकती। इसीलिए गेट और सोर्स के बीच में नेट इंपीडेंस कितना है, नेट रेजिस्टेंस कितना, इंफिनिटी। यहां से गेट टर्मिनल से ये शो कर रहा है, ये इंफिनिटी रेजिस्टेंस ये शो कर रहा है कि गेट टर्मिनल से जो करंट फ्लो होगी वो 0, जबकि वहां इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में, बेस और इमिटर के बीच में एक R पाई रेजिस्टेंस होता था, जिसके अक्रॉस करंट कितनी फ्लो होती थी, IB, है ना। तो हमेशा गेट और सोर्स के बीच में कितना होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, और गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज है प्लस माइनस VGS, इनफाइनाइट वोल्टेज, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि करंट 0 फ्लो हो रही है, लेकिन इनफाइनाइट ओपन सर्किट के अक्रॉस करंट तो गारंटीड है 0 होगी, लेकिन वोल्टेज कुछ भी हो सकता है ना, वो +2 +3 +5 कुछ भी हो सकता है, -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो इस वोल्टेज पे डिपेंड करता हुआ एक आउटपुट में क्या होगा, करंट सोर्स दैट इज नथिंग बट GM इंटू VGS, GM इंटू VGS, है ना। ये हो गया आपका ड्रेन। तो यहां से जो करंट फ्लो हो रही है, N टाइप के केस में करंट क्या करती है, इन करती है, यहां स्मॉल से दिखाओ, स्मॉल IDS, है ना। हमेशा N टाइप में ड्रेन से करंट इन करती है, ड्रेन से आई करंट, गेट से 0, और टोटल सोर्स में चली गई। तो आपको पता होगा मॉसफेट में जो करंट ड्रेन से फ्लो होती है वही सोर्स से, क्योंकि गेट से करंट कितनी आती है, 0, जबकि BJT में यहां से बेस से कुछ करंट आती है, यहां कलेक्टर से, दोनों मिलके बनाती है इमिटर करंट। यहां पे जो ड्रेन में करंट है वही सोर्स में, यहां से करंट आई IDS, है ना, यहां से आई 0, नेट करंट आ गई सोर्स में। तो ये इक्विवेलेंट मॉडल है, सिंपल सा, तीनों टर्मिनल का, इन तीनों टर्मिनल का इक्विवेलेंट मॉडल ये हो गया। अब अगर जैसे वहां पे अर्ली इफेक्ट होता है, क्या मैंने कहा था, अर्ली इफेक्ट एक नॉन आइडियल इफेक्ट है ना। ये हमने आइडियल मॉडलिंग करी है ड्रेन, गेट और सोर्स टर्मिनल का मॉसफेट के, ये आइडियल मॉडलिंग है। अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर, ये कब है, ये मॉडल कब ड्रॉ किया है, व्हेन चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर अपनी आइडियल वैल्यू पे होता है, व्हेन चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर लैम्डा इज at its ideal value, तब ये मॉडल बनाया है, at its ideal value that is lambda is equal to 0। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर क्या कहता है कि जब आपका मॉसफेट सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाता है, उसके बाद जब हम VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को चेंज करते हैं, तो जो चैनल की लेंथ है वो घटती है, और आइडियली हम मानते हैं कि चैनल की लेंथ घटने की वजह से आपके सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकली चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन की वजह से जब चैनल की लेंथ घटती है VDS बढ़ाने पे, उसको कहते हैं चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। तो चैनल की लेंथ जब घटती है तो आपकी करंट सैचुरेशन रीजन में भी थोड़ी सी बढ़ती है, सैचुरेशन करंट कांस्टेंट नहीं रहती है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है, वो वेरिएशन बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए आइडियली मानते हैं उस वेरिएशन को 0। आइडियल केस में तो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर को आप निगलेक्ट कर देते हो क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत स्मॉल है। तो उसी केस के लिए ये मॉडल बनाया है। हम यहाँ पे मान रहे हैं इस मॉडल में कि देयर इज नो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट, जैसे हम वहां मानते थे BJT का आइडियल मॉडलिंग करने के लिए देयर इज नो अर्ली इफेक्ट। अगर अर्ली इफेक्ट आता है वहां पे तो क्या होता था, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक स्मॉल r नॉट आ जाता है रेजिस्टेंस, जिसकी आइडियल वैल्यू तो होती है इंफिनिटी, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत हाई होती है, फाइनाइट वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू उसकी होती है r नॉट की, स्मॉल r नॉट की 200, 300, 400 किलो ओम के आसपास। आइडियल वैल्यू इंफिनिटी, बहुत हाई वैल्यू होती है, और आइडियल के केस में बहुत हाई कोई चीज है तो उसकी आइडियल वैल्यू क्या हो गई, इंफिनिटी होनी चाहिए, है ना। कोई चीज बहुत स्मॉल है तो उसकी आइडियल वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो आइडियल वैल्यू जो अर्ली इफेक्ट की वजह से r नॉट आता है बिटवीन कलेक्टर एंड इमिटर, उसकी आइडियल वैल्यू इंफिनिटी होती है, इसीलिए आइडियल मॉडल में इन दोनों टर्मिनल के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब ये ओपन सर्किट है ना।
और अगर होता R0 203 तो कनेक्ट करना पड़ता ड्यू टू अर्ली। सेम यहां पे भी है, अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम क्या ले रहे हैं, उसकी आइडियल वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो R0 होता क्या है, R0 या इसी को D भी कहते हैं, RD भी कहते हैं, कई जगह RD कहते हैं, कई जगह R0, ये होता है 1 अपान लैम्डा इंटू क्या, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। और ये डीसी ऑपरेटिंग करंट जो आईडीएस है, डीसी ऑपरेटिंग करंट, ये किस रीजन की करंट है, सैचुरेशन में, क्योंकि मॉसफेट सैचुरेशन रीजन में एज एन एम्पलीफायर होता है ना। तो 1 अपान लैम्डा इंटू आईडीएस। अब यही लैम्डा अगर 0 रख दो तो ये रेजिस्टेंस कितना, इन्फिनिटी, तो आइडियल केस में इतना हो गया। अगर यही प्रैक्टिकल केस होता तो कुछ नहीं चेंज होता, गेट गेट ही रहता, सोर्स सोर्स ही रहता, ये प्लस माइनस वीजीएस रहता है ना, ये गेट है, गेट से करंट तो हमेशा 0 ही जाएगी, ड्रेन और सोर्स के बीच में एक करंट सोर्स होता GM इंटू VGS, जैसे वहां बस ड्रेन और सोर्स के बीच में एक और रेजिस्टेंस आ जाता है स्मॉल RD, है ना, यही आपका ड्रेन है, यही आपका क्या है, ड्रेन है ना, ये आपका क्या है, ड्रेन है, ये आपका ड्रेन है, और यहां से जो करंट आ रही है ये है अब आपकी IDS, है ना, ड्रेन से जो करंट आ रही है ना, तो ये आपका स्मॉल RD है, या स्मॉल RD या स्मॉल R0 कह सकते हो। ये दिस इज ड्यू टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर इफेक्ट, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट ड्यू टू चैनल लेंथ, जैसे वहां अर्ली इफेक्ट की वजह से एक R0 आ जाता है बिटवीन ड्रेन एंड इमिटर। अब यहां से जो करंट आ रही है, ड्रेन से इन कर रही है, वो है टोटल करंट IDS, है ना, टोटल करंट, तो उसमें एक पार्ट है यहां पे जो करंट गई और एक GM इंटू VGS। अब ये IDS किसके बराबर है, जो करंट यहां RD के क्रॉस फ्लो हुई और जो करंट इसके क्रॉस GM VGS फ्लो हो रही है, दोनों का समेशन है। अब जब यही RD अपनी आइडियल वैल्यू इन्फिनिटी लेगा तो यहां कोई करंट जाएगी नहीं, ये ओपन सर्किट, और IDS किसके बराबर हो जाएगा, GM इंटू VGS के बराबर है, ड्यू टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट, है ना, इसकी वजह से ये आ रहा है स्मॉल RD, ठीक है ना। अब है ना, तो जब क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा हो तो लैम्डा अपनी आइडियल वैल्यू पे होता है। जब किसी भी पैरामीटर की वैल्यू गिवन ना हो तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उस पैरामीटर की वैल्यू क्या लेते हो, उसकी आइडियल वैल्यू। तो जब भी लैम्डा की वैल्यू नहीं गिवन होगी, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर की लैम्डा की वैल्यू, इसकी यूनिट होती है वोल्ट इनवर्स, है ना, नहीं गिवन होगी तो उसकी वैल्यू 0 लोगे, और अगर 0 लोगे तो R0 क्या लोगे, इन्फिनिटी या RD इन्फिनिटी लोगे, मतलब ड्रेन और ग्राउंड के बीच में, ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करना। ये रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है ड्रेन और सोर्स के बीच में, ध्यान रखना, ड्रेन और ग्राउंड के बीच में नहीं। अब अगर सोर्स ग्राउंडेड है तो यही ड्रेन और ग्राउंड के बीच में आ जाएगा, अगर सोर्स ग्राउंडेड नहीं है तो ये ड्रेन और सोर्स के बीच में कनेक्ट रहेगा, ये ध्यान रखना। ये ड्रेन और ग्राउंड के बीच में स्मॉल RD मत कनेक्ट कर देना। वहां ऐसे इसी तरह से जब जो BJT का मॉडल होता है उसमें कलेक्टर और इमिटर के बीच में R0 आता है। अब इमिटर ग्राउंडेड होगा तो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में हो जाएगा, अगर इमिटर ग्राउंडेड नहीं है तो कलेक्टर और इमिटर के बीच में रहेगा, ये ध्यान रखना, है ना, तो ये आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो AC मॉडल के पैरामीटर्स हैं, अगर ये आइडियल मॉडल है तो एक ही पैरामीटर आया GM की वैल्यू कहां से आती है, देखो आपकी जो सैचुरेशन करंट है IDS, ये आती है KN VGS माइनस VTN आपका होल स्क्वायर, है ना, और GM क्या होता है, इट इज नथिंग बट डेल्टा IDS अपॉन डेल्टा VGS एट कांस्टेंट VDS, है ना। तो ये डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2KN VGS माइनस VTN, इसके बराबर आएगा। या इसी को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, VGS माइनस VTN को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट IDS अपॉन KN, तो वह से सॉल्व करोगे तो आएगा 2 अंडर रूट IDS इंटू KN, है ना। तो KN तो कंडक्शन पैरामीटर है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ये GM की वैल्यू कितनी आई, 2 अंडर रूट KN इंटू IDS। तो जो DC ऑपरेटिंग पॉइंट है IDS, कैपिटल IDS, जो DC ऑपरेटिंग पॉइंट है, जो DC मॉडल से सैचुरेशन करंट आएगी, क्योंकि सैचुरेशन रीजन में आप मॉसफेट को एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा AC मॉडल का ये पैरामीटर GM। यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, BJT के केस में 2 पैरामीटर होते थे AC मॉडल, एक R पाई जो कनेक्ट होता था बेस और इमिटर के बीच में, अब वो तो इन्फिनिटी हो गया क्योंकि गेट से कोई करंट ही नहीं जा सकती, और दूसरा होता था GM। दिस GM डिपेंड्स ऑन द DC ऑपरेटिंग पॉइंट, और ये DC ऑपरेटिंग पॉइंट मॉसफेट का DC के केस में कौन सी करंट है, सैचुरेशन करंट, क्योंकि
सैचुरेशन रीजन में मॉसफेट को यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर, तो उसको पहले डीसी बायसिंग सर्किट लगा के उसको पहले कहां पे बायस करते हैं, सैचुरेशन रीजन में बायस करते हैं। रेजिस्टेंसेज और वोल्टेज की वैल्यू ऐसे चूज करते हैं डीसी रीजन में कि इसका डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट कहां लाई करे, सैचुरेशन में। फिर उसके ऊपर लगाते हैं एसी सोर्स, और उस एसी सोर्स के लिए उसी सैचुरेशन रीजन में जब एसी ऑसिलेट करता है तो सैचुरेशन करंट चेंज होती है अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंगली आउटपुट चेंज होता है, और आउटपुट में हमें एम्पलीफाइड एसी सिग्नल मिलता है ना। तो इस जीएम की वैल्यू डिपेंड करती है डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट आईडीएस पे, और ये आईडीएस कौन सी करंट है, डीसी मॉडल की सैचुरेशन करंट है। मतलब जब भी मॉसफेट एज एन एम्पलीफायर की सर्किट आएगी तो डीसी मॉडल में बाय डिफॉल्ट मॉसफेट किसमें होगा, ऑन होकर सैचुरेशन में होगा, क्योंकि ऑन होकर वो दो रीजन में जा सकता है, ट्रायोड और सैचुरेशन में। यहां पे बाय डिफॉल्ट सैचुरेशन में होगा, जैसे बीजेटी में बाय डिफॉल्ट एक्टिव में होता था, क्योंकि सैचुरेशन रीजन में ही हम इसे यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर, है ना। तो ये पहला चीज हो गया। अब अगर ये मॉडल अगर आप बनाते हो जो नॉन आइडियल मॉडल है, जिसमें लैम्डा की कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, तो लैम्डा की जब फाइनाइट वैल्यू होगी तो 1/, ये डीसी ऑपरेटिंग करंट है, फिर से डीसी ऑपरेटिंग सैचुरेशन करंट, है ना। तो 1/, लैम्डा की अगर फाइनाइट वैल्यू, तो ये आरडी कोई फाइनाइट वैल्यू होगा। तो ध्यान से देखो इस मॉडल में क्या होगा, जीएम की वैल्यू अभी भी 2 IDS into KN होगा, और जो आपका स्मॉल RD या R नॉट है वो होगा 1/, लैम्डा इंटू क्या, IDS। तो आपको AC मॉडल ड्रॉ करने के लिए AC मॉडल के पैरामीटर्स की वैल्यू चाहिए, और AC मॉडल के पैरामीटर्स की वैल्यू कहां आएगी, डीसी ऑपरेटिंग करंट IDS पे डिपेंड कर रही है। डीसी ऑपरेटिंग KN आपको पता होगा क्वेश्चन में, अगर लैम्डा फाइनाइट वैल्यू है, अगर आइडियल वैल्यू लैम्डा की तो 0 होती है, अगर फाइनाइट वैल्यू तो लैम्डा गिवन होगा। तो आप अगर डीसी ऑपरेटिंग करंट IDS फाइंड आउट कर लेंगे तो AC मॉडल के पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आप AC मॉडल ड्रॉ कर लेंगे। AC मॉडल ड्रॉ करने के बाद वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे वहां AC मॉडल के पैरामीटर्स डिपेंड करते थे डीसी ऑपरेटिंग करंट, लेकिन वो डीसी ऑपरेटिंग करंट होती थी एक्टिव रीजन की, यहां पे डिपेंड करते हैं AC मॉडल के पैरामीटर्स डीसी ऑपरेटिंग करंट पे, ऑब्वियसली यहां पे तो डीसी मॉडल के, लेकिन कौन सी करंट पे, सैचुरेशन करंट पे, क्योंकि ये डीसी रीजन में बायस्ड होगा सैचुरेशन रीजन में। ऑब्वियसली डीसी के केस में बायस्ड होगा सैचुरेशन रीजन में, क्योंकि इन सैचुरेशन रीजन वी आर यूजिंग इट इज एज एन एम्पलीफायर। समझ में मेरी बात आई। तो फिर से जब मॉसफेट का क्वेश्चन आएगा उसमें डीसी सोर्स, एसी सोर्स सब एक साथ लगे होंगे, तो सबसे पहले हम सारे कैपेसिटर्स को ओपन करके और सारे एसी सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके डीसी मॉडल ड्रॉ करेंगे। डीसी मॉडल ड्रॉ करने के बाद डीसी ऑपरेटिंग करंट IDS फाइंड करेंगे, और हम अज्यूम कर सकते हैं कि मॉसफेट सैचुरेशन रीजन में है, क्योंकि वो एम्पलीफायर की तरह यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली डीसी रीजन के केस में बायस्ड होगा सैचुरेशन रीजन में। वो सैचुरेशन करंट फाइंड आउट करेंगे, फिर एसी मॉडल के पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर एसी मॉडल ड्रॉ करेंगे। अगर यही लैम्डा अगर कुछ नहीं किया है तो लैम्डा को उसकी आइडियल वैल्यू लैम्डा 0 मानेंगे, और 0 मानेंगे तो RD इंफिनिटी होगा, तो मॉडल यही वाला बचेगा। और अगर लैम्डा फाइनाइट है तो ये वाला मॉडल ड्रॉ करेंगे, इस मॉडल के पैरामीटर्स GM और RD फाइंड आउट कर लेंगे, मॉडल ड्रॉ करेंगे। फिर AC मॉडल ड्रा करने के लिए सारे डीसी सोर्सेज को रिप्लेस कर देंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से, और जितने कैपेसिटर्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट से। फिर जो एसी मॉडल ओवर आया, हम ड्रेन, गेट और सोर्स टर्मिनल का इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल ड्रॉ करेंगे, ये वाला, बाय फाइंडिंग दिस GM एंड RD। अगर RD है तो RD की वैल्यू फाइंड करो, RD अगर आइडियल केस है तो इंफिनिटी है तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, तो GM और फाइंड करेंगे, ये मॉडल ड्रॉ करेंगे और उस एसी मॉडल को इसमें फीड कर देंगे। उसके बाद एक नेटवर्क मॉडल हो गया, उस केस में जैसे RI वहां निकालते थे बीजेटी के हाइब्रिड पाई मॉडल से, वैसे यहां RI निकालोगे, जैसे वहां R0 निकालते थे वैसे यहां R0 और RI का क्या सिग्निफिकेंस है जो बीजेटी में होता था वही यहां होगा। ऐसा तो होगा नहीं, ये भी एम्पलीफायर ही है ना, बस मॉसफेट है, तो वहां जो एम्पलीफायर के केस में RI का क्या सिग्निफिकेंस है, RI क्या बताता है, वही यहां पे भी सिग्निफिकेंस है। R0 वहां क्या बताता है, R0 थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करता है वो भी मैंने समझाया बीजेटी में, वही यहां भी है। वोल्टेज गेन एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हो तो वोल्टेज गेन कितना मिलेगा आपको पता होना चाहिए, करंट गेन कितना मिलेगा, वही चीज यहां पे भी है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन को लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मोस्ट वाइडली यूज्ड एम्पलीफायर, जैसे वहां कॉमन इमीटर था वैसे यहां मोस्ट वाइडली यूज्ड एम्पलीफायर है कौन सा, कॉमन सोर्स, है ना। सोर्स और इमीटर इक्विवेलेंट टर्मिनल होते हैं, जैसे ड्रेन और कलेक्टर होते हैं, जैसे बेस और
गेट होते हैं। वहां पे 3 करंट होती हैं, IB, IC और I। यहां केवल एक ही करंट होती है। क्यों? क्योंकि वहां एक करंट होती है IB, एक IC, दोनों मिलके बनाती हैं I करंट। यहां ये गेट करंट 0 जो ऊपर से आई, 0 प्लस दिस करंट इज इक्वल टू दिस, तो ये करंट इसके सेम ही हो गई। तो एक ही करंट फ्लो होती है, और वो कहां से कहां? ड्रेन से सोर्स के बीच में। गेट टर्मिनल से कभी कोई करंट फ्लो नहीं होती है मॉसफेट में, चाहे वो N टाइप हो चाहे P टाइप हो। ठीक है, तो ये मॉडलिंग हो गई, ये समझ लिया, रीजन सब कुछ समझ लिया, कहां से क्या निकालेंगे, और GM की वैल्यू आइडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो GM के इस फार्मूले से वैल्यू, इस फार्मूले से, GM की वैल्यू इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। ये डीसी मॉडल का VGS है, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपको पता होगा, ये कांस्टेंट है। ये डीसी मॉडल का VGS है, कैपिटल VGS है ना। ये डीसी करंट है, IDS, ये ध्यान रखना है ना। तो और ये AC मॉडल का पैरामीटर है GM, ध्यान रखना ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।